नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। प्यार दोस्तों, हम लोग मैथ रीजनिंग टेस्ट स्पेशल बैच जो है आपका, इसमें आपको 6 मॉक टेस्ट कंप्लीट करवा दिया गया है। आज हम लोग 7वां मॉक टेस्ट की ओर आगे बढ़ेंगे, जिसका पीडीएफ आपको टाइम पर प्रोवाइड कर दिया गया है। आप सारा प्रश्न बना करके कॉपी कलम लेकर के बैठे होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और मेरे उम्मीद पर भी आप खरा उतरने का जरूर प्रयास कीजिए, क्योंकि आप जब तक प्रश्न को बनाओगे नहीं तब तक मजा नहीं आने वाला है। प्रश्न बना करके डिस्कशन में जोड़े, ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। बिल्कुल सवेरे जगिए और जो प्रश्न आपको दिया जाता है वह प्रश्न बना करके जो बनता है, हम ही नहीं कहते हैं कि जो सब बना ही लीजिए आप, नहीं, जो बनता है बनाइए, अपने ढंग से बनाइए। फिर जब हम बताते हैं, जब हम सारा प्रश्न का डिस्कशन करवाते हैं, तो फिर से आप उस प्रश्न को एक बार बना लीजिए, देखिए क्लियर होते चला जाएगा सब, है ना। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं टॉपिक नंबर 7 का, और प्रश्न संख्या पहला पढ़िए क्या कहता है। कहता है थैला में कुल 10 गेंद है। अच्छा, थैला में कुल गेंदों का संख्या कितना है? चला तो 10 है, नहीं 10 गेंद, जिनमें से कुछ लाल और से सफेद है। 2 प्रकार का गेंद है थैला में। वह कौन कौन है? लाल यानी रेड है, और सफेद यानी क्या है आपका? व्हाइट। अब क्या कहता है, सभी गेंद का औसत मूल्य 28 रुपया है। लाल गेंद का औसत जो है वह 25 रुपया। लाल गेंद का औसत कीमत कितना है? 25। जबकि सफेद गेंद का औसत जो है व्हाइट वाला का, वह है आपका 30। और सभी गेंदों का जो औसत है वह हो गया आपका कितना? 28। नहीं, अब देखो, आपको एलिगेशन मेथड के बारे में बार बार बतलाते हैं। एलिगेशन मेथड तो आपको ध्यान में रखना ही है। एलिगेशन इज अ मेथड। एलिगेशन एक प्रकार का मेथड है जो दर्शाता है कि 2 या 2 से अधिक अवयव को किस अनुपात में आपस में मिलाया गया। मिक्सचर अलग चीज है, एलिगेशन अलग चीज है। मिक्सचर का मतलब होता है मिलाना, जबकि एलिगेशन एक प्रकार का मेथड होता है जो दर्शाता है कि 2 या 2 से अधिक अवयव को किस अनुपात में आपस में मिलाया गया। तो एलिगेशन मेथड यही है। ऊपर में आप जिस चीज का चर्चा करोगे उसी का एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, मिक्सचर वैल्यू का प्रयोग बीच में किया जाता है। तो देख, रेड वाला का औसत, व्हाइट वाला का औसत, ये सभी गेंदों का औसत है। चलिए क्रॉस करके बड़ा वाला में छोटा वाला घटा लीजिए, रेड और व्हाइट के बीच का रेशियो आ जाएगा। अच्छा, 30 में से 28 गया, कितना हो गया? 2। 28 में से 25 गया, कितना हो गया? 3। यही तो है लाल और सफेद गेंदों के संख्याओं के बीच का रेशियो। आपसे कहता है सफेद गेंदों का संख्या, व्हाइट वाला का संख्या। अब देखिए कुल गेंद का संख्या कितना है आपका? 10। नहीं, अच्छा यूनिट जोड़ो, 2 और 3 कितना हो गया आपका? 5। 5 यूनिट बराबर 10। 1 यूनिट का मान निकाल लिया गया। आपसे पूछा क्या गया? सफेद गेंदों का संख्या, जिसका यूनिट मान कितना है आपका? 3। यही 3 यूनिट का मान बताना है। 5 से काट लीजिए 2 बार में, यानी 3 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 6। यानी सफेद गेंदों का जो संख्या हो जाएगा वो संख्या कितना है? वो है 6। ऑप्शन कौन सा करोगे आप? ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। आपके लिए एक आवश्यक सूचना है। सूचना यह है कि आज से जो है बायोलॉजी का बैच जो है वह स्टार्ट हो रहा है मात्र 101 रुपया में, जिसका टाइमिंग है शाम में 4 से 5 PM। और यह बैच जो गाइड किया जाएगा वह विक्की सर के द्वारा गाइड किया जाएगा जी। एक एग्जाम निकाल चुके हैं, है ना, और बहुत बेहतर कंसेप्ट देते हैं आपको। आपको यूट्यूब के माध्यम से वीडियो भी देते आ रहे हैं पिछले कितने दिनों से। तो बिल्कुल बायोलॉजी का बैच आज से प्रारंभ हो रहा है मात्र 101 रुपया में एप्लीकेशन पर। यही एप्लीकेशन स्टूडेंट डिलीट, जिसका टाइमिंग है शाम में 4 से 5, विक्की सर के द्वारा गाइड किया जाएगा। पूरा एनसीईआरटी को हम लोग बेस करके जो है, एनसीईआरटी को आधारशिला रख करके जो है उसी प्रकार से आपका बैच कंप्लीट करवाया जाएगा, जो हर एक एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा। चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपका कारगर साबित होने वाला है। जहां से भी बायो का क्वेश्चन पूछा जाएगा बिल्कुल आप जवाब दे दीजिएगा इस बैच को कंप्लीट करने के बाद। तो बिल्कुल इस बैच के बारे में अपने जितने भी दोस्तों हैं सभी दोस्त को शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके भाई बहन हैं सभी को बता दीजिए कि बैच आज से प्रारंभ होने वाला है शाम में 4 से 5। चलिए अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा कहता है 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त, यानी बात एलसीएम का, उसके महत्तम समापवर्तक से 28 गुना है। समझिए बात को, एलसीएम जो है एचसीएफ का 28 गुना है।
HCF का कितना गुना है? 28 गुना है। अब आगे सोचो, एलसीएम और HCF का योग 1740 है। एलसीएम और HCF का योग जो है कितना है आपका? ये हो गया आपका 1700 कितना 40। अब देखो एलसीएम का मान HCF के रूप में अगर देखा जाए तो 28 HCF, 28 HCF एलसीएम और एक HCF यह हुआ, तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? 29 HCF है ना, बराबर में कितना हो गया चला? यह हो गया आपका 1740 है। चलिए काट लीजिए, यह कट गया आपके पास 60 बार में, यानी HCF का जो मान हो गया वह कितना हो गया आपका 60। अब एलसीएम निकाल लीजिए। अच्छा, तो दोनों का योग एलसीएम और HCF दोनों का योग 1740 था, उसमें एलसीएम घटाई HCF घटाई जो 60 निकल के आया है। 1740 में से 60 घटाएंगे यानी कितना हो जाएगा आपका? 1600 कितना हो जाएगा? 80। नहीं, यह तो एलसीएम और HCF आ गया उन दोनों संख्याओं का, कहता उसमें से एक संख्या 240 है, तो दूसरा संख्या का मान बता दीजिए। देखो मेरे भाई, आप जानते हो इसमें एक कंसेप्ट कि अगर दो संख्या का चर्चा किया जाए, जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते तो हम बताएंगे। अगर दो संख्या का जिक्र किया जाए तो उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है उसके लस और मस के गुणनफल के बराबर हुआ करता है। क्या होता है? लस और मस के गुणनफल के बराबर। अच्छा, लस और मस का गुणनफल देख लीजिए। एलसीएम हो गया आपका 1680 और HCF हो गया 60। ये एलसीएम और HCF का गुणनफल है, यही दो संख्या का भी गुणनफल होगा। इसमें एक संख्या से डिवाइड कर लीजिए, दूसरा संख्या का मान आ जाएगा। 60 से 4 बार में, 4 से काट लीजिए, 4 चौके 16 यानी 420 बार में कट जाएगा, यानी दूसरा संख्या का जो आपका मान हो जाएगा वह कितना हो जाएगा आपका? 420। कितना मेरे भाई? 420। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। कहता ए और बी के आई के बीच का रेशियो जो है वह 7:5 है। ए और बी क्रमशः 4000 और 3500 रुपया बचाता है। कहने का मतलब है ए जो है अपने इनकम का 4000 बचाता है, जबकि बी जो है वह कितना बचाता है? वह बचाता है 3500। बी का व्यय यानी बी का जो खर्च है वह ए के व्यय का आधा है। ए के खर्च का क्या आधा है? ए और बी की कुल आय बताइए। देखिए एक बात समझिए, आय में एक्चुअली होता क्या है? इनकम बराबर एक्सपेंस प्लस में से नहीं, आय बराबर होता है खर्च प्लस में क्या होता है आपका? बचत। आय में दो ही चीज होगा, अगर आप पैसा कमाते हो तो या तो पैसा को खर्च करोगे या तो पैसा को सेव करोगे भविष्य के लिए, यही हो सकता है ना। अब देखिए यहां पर दोनों का जो सेविंग है वो अलग अलग है। अगर सेविंग समान होता तब रेशियो के कंसेप्ट पर इसको ले जाकर के बिल्कुल आसानी तरीका से बना, लेकिन यह पूछा गया एसएससी के एग्जाम में, बहुत ही आसान सा सवाल है। अगर सेविंग दोनों का समान नहीं भी है तो बहुत मुश्किल का बात नहीं है। अब देखो ए और बी की आय के बीच का रेशियो 7:5 है, लेकिन ए का इनकम को मान लेते हैं 7x, जबकि बी के इनकम को हम मान लेते हैं कितना? 5x। अच्छा, दोनों का बचत कितना? ए का बचत है 4000, जबकि बी का अगर बचत देखा जाए तो कितना हो गया आपका? 3500। अब खुद सोच के देखिए, यह आय था ए का, यह बी का मेरे द्वारा माना गया है। आय में से अगर हम बचत को घटाते हैं, सोचो अगर इनकम में आप सेविंग को घटाओगे तो क्या निकल के आएगा? एक्सपेंस आएगा, यानी व्यय निकल के आएगा, खर्च निकल के आएगा। तो वही बात हमने किया, आय में से जो है हम क्या किए? बचत को घटा लिए, खर्च निकल के आ गया, खर्च का रेशियो आ गया। प्रश्न में क्या कहता है? बी का खर्च ए के खर्च का आधा है, तो ए के खर्च का आधा है, इसका मतलब ए का खर्च बी के खर्च का क्या है? 2 गुना है। कितना है? 2 गुना है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो यह हो जाएगा आपके पास 7x माइनस में 4000 बराबर में 10x माइनस में 7000। अब उधर भेज दीजिए इसको, 3x बराबर में इधर लाइए 3000,
यानी एक्स का मान अगर देखा जाए तो कितना हो गया आपका 1000, नहीं एक्स का मान 1000 आ गया। आपसे क्या पूछा गया, ए और बी की कुल आय। यहां पर देखो ए का इनकम जो है वह 7x है, बी का इनकम जो है वो 5x है, दोनों मिला करके पूछा 7 5 कितना 12x का मान आपसे पूछा गया, यानी 12 गुना 1000 आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा 12,000 रुपीज, यानी 12,000 रुपए। ए और बी की जो है संयुक्त आय जो है वह कितना है 12,000 रुपया है। ऑप्शन कौन सा करोगे, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, यहां पर प्रश्न थोड़ा आराम होता, कब होता, जब यह दोनों का बचत समान होता, तब रेशियो के कंसेप्ट पर चले जाते, समान राशि जोड़ने घटाने का जो लॉजिक है उस पे हम बना लेते प्रश्न को बिल्कुल ही आसान तरीका से, है। चलिए 12,000 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 कहता है एक राशि को जब चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का बात किया जाता है, तो राशि 2 वर्षों में के बाद जो है 4500 रुपया हो जाता। देखिए हो जाने का बात करें, बन जाने का बात करें, बात एक्चुअली मूलधन का किया जाता है, अमाउंट का किया जाता है। जबकि 4 वर्षों के बाद जो है वह 6,750 रुपया हो जाता है। अब हमसे क्या कहता है, राशि बताइए। देखो ध्यान रखना, प्रिंसिपल बराबर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का बात है और दूसरा जो समय है वह पहले समय का दुगना हो, यानी एक समय दूसरे समय का दुगना हो, तो ऐसी स्थिति में प्रिंसिपल बराबर ध्यान रखना A1 यानी पहला मूलधन का होल स्क्वायर A1 स्क्वायर बटा A2, याद रखोगे A1 स्क्वायर बटा A2। हाँ, लेकिन इसमें ध्यान रखना कि इसका आप इस्तेमाल तभी करोगे जब एक समय जो हो वह दूसरे समय का क्या हो, दोगुना हो। और यहां ऐसा स्थिति है और यहां ही ऐसा स्थिति नहीं है। एग्जाम में जब भी प्रश्न आता है तो यही कंसेप्ट पे आएगा। देखिए मे बी कि अदरवाइज डेटा पे भी आ सकता है, लेकिन अभी तक ज्यादातर 99% प्रश्न इसी कंसेप्ट पे आता है, क्योंकि बिल्कुल आसान हो जाता है मामला, है ना। देखो क्या बोले, जब दूसरा समय पहले समय का दुगुना हो, जैसे एक बार 1 साल का चर्चा हो, फिर उसके बाद 2 साल का, एक बार 2 साल का तो एक बार 4 साल का, एक बार 3 साल का तो एक बार 6 साल का, एक बार 4 साल का तो एक बार 8 साल का, एक बार 5 साल का तो एक बार 10 साल का, एक बार 6 साल का तो एक बार 12 साल का। यानी जो है यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक समय जो है दूसरे समय का क्या है, दुगुना है ना। तो आप इसका इस्तेमाल करोगे। अच्छा तो लगा लीजिए, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, पहला मूलधन कितना है वो 4500 A1 स्क्वायर बाई A2। देखो ना 2250 से काट लीजिए 2 बार में और यह कट जाएगा 3 बार, 3 से काट लीजिए इसके कितना बार में, 1500 बार में। 1500 गुना 2 यानी कितना हो जाएगा आपका, 1500 गुना 2 यानी 3,000 रुपया हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा आपका 3,000 रुपीज, है ना। 3,000 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा उत्तर टिक करोगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा चलो, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। बस इसमें ध्यान रखना कि जब दूसरा समय पहले समय का दुगुना हो तो इन परिस्थितियों में प्रिंसिपल बराबर A1 स्क्वायर बाई A2। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो क्या कहता है, एक वस्तु 20% छूट पर बेचने पर जो है एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है, यानी लाभ अर्जित करता है दुकानदार। ज्ञात कीजिए वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी जो मार्केट प्राइस है, फेस वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा। देखो कॉस्ट प्राइस को कितना मान लेते हैं 100। दुकानदार इस पर ऐसा कीमत अंकित करना चाहता है कि 20% का डिस्काउंट भी दे दे और 20% का लाभ भी कमा ले। सबसे पहली बात है लाभ कमाना है 20% का तो कीमत बढ़ाना होगा, डिस्काउंट देना है तो और कीमत बढ़ाना होगा। 20% डिस्काउंट का फ्रैक्शन 80/100, लेकिन बढ़ाने के लिए बड़ा वाला ऊपर छोटा वाला नीचे। 40 से 3 बार में या 2 बार में, 2 से काट लीजिए 50 बार में, 50 गुना 3 यानी कितना हो जाएगा आपका 150। नहीं, अब सोचो यह मार्केट प्राइस जो है, अंकित कीमत जो है, कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा अंकित किया गया दुकानदार के द्वारा, तो
तो ये 100 और ये 150, यानी कितना प्रतिशत ज्यादा अंकित किया गया? तो कहोगे 50% ज्यादा अंकित किया गया। सर कितना? 50% जो है ना, ज्यादा अंकित किया गया है क्रय मूल्य की तुलना में, है ना। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए। कहता 2 अंकों की एक संख्या को 2 बार लिखने से, उदाहरण के तौर पर 3737, 6363, 4 अंकों की एक संख्या बन जाती है। ऐसी संख्या हमेशा किससे डिविजिबल होगा, किससे विभाज्य होगा? संख्या को ब्रेक जैसे देखिए, कहने का मतलब यह है, कहता है कि अगर कोई 2 अंक वाला संख्या को 2 बार पुनरावृत्ति से एक 4 अंक वाला संख्या तैयार कर लिया जाए तो इस प्रकार का संख्या किससे पूर्णतः विभाज्य होगा, यही बात बोला गया। अच्छा देखिए, जैसे 3737 एग्जांपल भी दिया था। अच्छा इसको ब्रेक करके देखिए, इसके फॉर्मेशन को समझिए। अच्छा इसको कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 37 गुना 100 और प्लस में क्या लिखेंगे? 37। यानी अगर बात को समझा जाए, 37 अगर कॉमन करोगे तो आपके पास यहाँ 100 यहाँ 1, यानी 37 गुना 101 मिला। 37 कॉमन करने के बाद एक जगह आपको 100 बचेगा, एक जगह 1 बचेगा, यानी 2 भाग में टूट के आया 37 गुना 101। यानी आप देखो इस प्रकार के संख्या का 101 जो है क्या है? फैक्टर है। यानी इस प्रकार का जो संख्या है वह किससे पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 101 से जो है वह पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा। किससे? 101 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा। आप किसी को भी जैसे करके देखिए, एक और एग्जांपल दिया है 6363। अच्छा इसको आप क्या लिख सकते हो? लिखेंगे 63 गुना 100 और प्लस में 63। अगर 63 कॉमन करें 100 प्लस में 1 यानी 101। 101 इसका फैक्टर आ जा रहा है। तो आप देखोगे कि जब भी इस प्रकार का संख्या आप लीजिएगा, किसी 2 अंक वाला संख्या के 2 बार पुनरावृत्ति से अगर कोई 4 अंक वाला संख्या बना है तो वह संख्या 101 से पूर्णतः डिविजिबल होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इस प्रकार के संख्या का 101 जो है वह फैक्टर के तौर पर प्राप्त होता है, गुणनखंड के तौर पर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। हाँ इस प्रकार का और भी प्रश्न बन सकता है, 2 अंक वाला संख्या के 3 बार पुनरावृत्ति से। उसी प्रकार से फॉर्मेशन को समझ लीजिएगा, फैक्टर निकाल के देखोगे कौन उसका फैक्टर मिलता है। 3 अंक वाला संख्या के 2 बार पुनरावृत्ति से बना संख्या दे सकता है, वहां भी उसको लिखोगे 3 अंक वाला संख्या गुना 1000 प्लस में उस संख्या फिर, है ना। तो वहां से आपको मिलेगा 1000, 1 से कटेगा संख्या। तो ऐसा आपका प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, और बिल्कुल एक प्रश्न के आधार पर आप सभी प्रश्नों को समझ सकते हैं। कहता है समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई जो वह 6, 7, 8 है। त्रिभुज का भुजा पूछा। बात एक समबाहु त्रिभुज का, इक्विलैटरल ट्रायंगल का बात किया गया है। यहां से जो है समबाहु त्रिभुज के भीतर स्थित किसी बिंदु से तीनों भुजा पर लंब डाला और इस लंब का लंबाई है 6, 7 और कितना है? मिला लीजिए। अब खाली बात को समझिए। बात इक्विलैटरल ट्रायंगल का, समबाहु त्रिभुज का, इसका प्रत्येक भुजा बराबर होगा मान लेते हैं। आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, और वो आप क्या जानते हो? वह जानते हो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यही जानते हो ना। अब एक बार इसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए बात को समझिए। एक वो देखिए ईयर ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ईयर ट्रायंगल, एगो ईयर ट्रायंगल, एगो ईयर ट्रायंगल या वाला, और एगो ईयर ट्रायंगल। तीनों के एरिया को जोड़ लीजिए, समझ रहे हैं? तीनों के एरिया को, या वाला, या वाला, या वाला, तीनों के एरिया को जोड़ लीजिए तो भी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा। अच्छा तीनों को जोड़ोगे तो 1/2 बेस का काम तो तीनों स्थिति में यही कर रहा है। 1/2 गुने आधार तो सब में कॉमन है, ऊंचाई सबका जोड़ लीजिएगा, तीनों का क्षेत्रफल जोड़ लेते हैं तो 1/2 गुने आधार तो सबका कॉमन है, बच जाएगा ऊंचाई, सबके ऊंचाई का योग लिख दीजिए, है ना। ये हो जाएगा 14, 7 कितना हो गया आपका 21, है ना। तो यह अभी समबाहु त्रिभुज का ही क्षेत्रफल निकल के आ गया। एक बार तो आप डायरेक्ट लिख दिए √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, एक बार तीनों छोटा वाला ट्रायंगल को जोड़ करके
इस समबाहु त्रिभुज के एरिया के बराबर हमने एरिया प्राप्त कर लिया। अब चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ए से ए काट के हटा लो, 2 बार में कट जाएगा मेरे भाई। √3 से काट लीजिए, 7√3 बार में, यानी ए बराबर ये हो जाएगा 14√3 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 14√3 सेंटीमीटर। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए। कहता 2 वर्ष में जो है एक मूलधन जो है, एक मूलधन पर 5% वार्षिक दर से जो है चक्रवृद्धि ब्याज और उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपया ज्यादा। अच्छा एक बात सोचो, 5% के हिसाब से 2 साल का साधारण ब्याज हर वर्ष का बराबर होता है, तो सीधा सीधी कितना हो जाएगा आपका? 10%। अगर 5% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का रेट सोचा जाए तो रेट को ब्रेक कर लीजिए, तो यह हो जाएगा आपके पास 5 प्लस में 5 प्लस में 5 गुना 5/100, यानी 10 दशमलव कितना हो जाएगा आपका? 25। अगर देखा जाए चक्रवृद्धि ब्याज कितना ज्यादा है तो यह 10% साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का रेट 10.25%, यही 0.25% के कारण 10 रुपया का डिफरेंस हुआ होगा। तो दोनों ब्याज में 10 रुपया का डिफरेंस है, 0.25% का मान है। आपसे प्रिंसिपल पूछा यानी 100% आपको निकालना है। देखो 25 से काटेंगे 4 बार में, लेकिन इसका दशमलव उड़ा के 2 दशमलव के बदले शून्य भी लगाएंगे, तो 400 गुना 10 यानी कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 4000 रुपीज। कितना? 4000 रुपया। कितना? 4000 रुपया। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल कैसा है, यानी इसका रूट कैसा है। देखो हम एक बार चर्चा कर देते हैं शॉर्ट में। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 मूल होता है। जहां तक रूट्स का सवाल है, मूल का सवाल है, मूल 2 प्रकार का होता है। एक हो गया आपका रियल और दूसरा हो गया आपका इमेजिनरी। रियल मतलब हो गया वास्तविक, इमेजिनरी मतलब हो गया काल्पनिक। देखो मूल वास्तविक तब होगा जब b² माइनस में 4ac का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर। आप डिस्क्रिमिनेंट समझते होंगे, b² माइनस में 4ac, तो b² माइनस में 4ac का मान अगर 0 से बड़ा या बराबर है तो रूट्स रियल होगा। लेकिन अगर b² माइनस में 4ac का मान 0 से छोटा है तो रूट्स आपका इमेजिनरी हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा, उसका दायरा वहीं सीमित है। इसको 2 भाग में बांटिए। एक बार लिखेंगे b² माइनस में 4ac इक्वल टू 0 और एक बार इसको अलग करके लिखेंगे b² माइनस में 4ac ग्रेटर देन 0। देखो अगर b² माइनस में 4ac का मान 0 के बराबर होता है तो आपका रूट जो होता है इक्वल होता है, रूट्स जो है आपका इक्वल हुआ करता है। जबकि अगर b² माइनस में 4ac का मान 0 से बड़ा होता है तो आपका रूट्स जो होता है वो डिस्टिंक्ट होता है। डिस्टिंक्ट का मतलब 2 अलग अलग मान देता है। आप देखते होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते हो, कभी कभी ऐसा भी स्थिति आता होगा x बराबर 1 फिर आपको x बराबर 1 मिल गया, x बराबर -1 फिर आपको x बराबर -1 मिल गया, ऐसा मिलता है। और ज्यादातर केस में आपको 2 मान मिलता होगा, x बराबर 1, x बराबर -5, -2, -1, x बराबर 2, x बराबर फिर -2, 2 अलग अलग मान मिलता है। तो अगर b² माइनस में 4ac का मान 0 के बराबर होता तो यही केस ऐसा होता जहां रूट्स आपका इक्वल होता है, जबकि इस केस में रूट्स डिस्टिंक्ट होता है, यानी 2 अलग अलग मान प्राप्त होता है मूल के रूप में। अब ये जाकर के 2 भाग में बढ़ता है। एक हो गया आपका रेशनल और दूसरा जो हो गया आपका वो हो गया इरेशनल। एक रेशनल हो गया, दूसरा इरेशनल हो गया। अब रेशनल इरेशनल कैसे होगा? अच्छा x का मान आप क्या जानते हो? माइनस में b
प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2, डी कहने का मतलब बी स्क्वायर माइनस में 4ac। देखो अगर बी स्क्वायर माइनस में 4ac का मान अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे देखिए आप जानते हो माइनस में भी प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी कहने का मतलब बी स्क्वायर माइनस में 4ac बाई 2a। अब एक बात गौर फरमाइएगा, अगर बी स्क्वायर माइनस में 4ac का मान परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे 16, 25, 36, तो इसका जो मान प्राप्त होगा वह रेशनल होगा। लेकिन अगर आप कभी कभी ऐसा भी देखते होंगे कि x का मान आपका आ जाता है 1 प्लस में √5/2, ऐसा भी उत्तर आपको देखने के लिए मिलता है मूल के तो यह तो तब संभव होता है जब बी स्क्वायर माइनस में 4ac का मान जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर के रूप में नहीं हो, तब समझ गए। अगर बी स्क्वायर माइनस में 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तब रेशनल नहीं होगा, तो इरेशनल है। आ जाइए प्रश्न पे। कहते इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल कैसा निकालो, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, तो माइनस में 4 का स्क्वायर माइनस में 4ac। अब देखिए इसमें क्या परिस्थिति आपको मिल रहा है, यह 16 हुआ माइनस 4 का स्क्वायर, यह 40 हुआ, 16 में से 40 जाएगा माइनस में 24, यानी यह मान 0 से क्या है, छोटा है। 0 से छोटा है यानी उसका रूट जो होगा, मूल जो होगा कैसा होगा, काल्पनिक होगा, इमेजिनरी होगा। इस कंडीशन को आप देखो, हमने आपको सारा कंडीशन बतला दिया मूल के बारे में। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। कहता है त्रिभुज की भुजा 7, 24, 25 है। चला 7, 24, 25 यह एक राइट एंगल ट्रायंगल का उदाहरण है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर इसमें देखोगे बड़ा भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जा रहा है, यानी यह राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको हम सिखाएं अंतःवृत्त का त्रिज्या P प्लस B माइनस में h/, क्या सिखाए हैं, P प्लस B माइनस में h/2, जबकि बाह्य वृत्त का त्रिज्या हम सीधा आपको सिखाए हैं h/, क्या सिखलाए हैं, h/, यही सिखलाए हैं ना। चला राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा अगर कोई साइड होता है तो वह है हाइपोटेनस, एकदम माइंड में सेट कर लीजिए। चलिए अन्य दो छोटी भुजा परपेंडिकुलर बेस, हो जाएगा 7 प्लस में 24, सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस, घटा लीजिए 25 और बटा 2, 31 में 25 6/2 कितना हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, 3 सेंटीमीटर। अगर बाह्य वृत्त का त्रिज्या पूछा जाता तो सीधा बड़ा वाला भुजा जो हाइपोटेनस है उसका आधा कर लेते, 25 का आधा 22.5। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए। कहता ए बराबर दिया गया है 4.965, बी बराबर 2.343 और सी बराबर 2.62। सिंपल सा बात समझ लो, आज के बाद कभी परेशानी नहीं होगा इस प्रकार के प्रश्न में। आप यहां पर देखने के लिए आपको मिलता है कि किसी एक का मान जो होगा चला अन्य दो के मानों के योग के बराबर होगा। जैसे आप ए का मान देख रहे हैं कि बी और सी को जोड़िए वह ए के मान के बराबर होगा, ऐसा ही होगा। अच्छा बताओ, तो ऐसे लिख सकते हो इसको, ए को कर लेते हैं माइनस में, ठीक है, और इसमें जोड़ लेते हैं बी और सी, तो परिणाम क्या आपको मिलेगा, 0। कभी कभी ऐसा आएगा कि बी का मान ए और सी के योग के बराबर है तो बी को माइनस में कर लीजिएगा, बाद बाकी दोनों प्लस में, तीनों को जोड़ेंगे तो मान नेगेटिव। ऐसा क्यों कर रहे हैं सोचो। अब इसको अगर ए के तौर पर माने, इसको बी के तौर पर, इसको सी के तौर पर, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो रहा है, 0। आप पढ़ते हैं अलजेब्रा, अगर पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो यह बात तो आप जरूर जानते हैं कि अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो इन परिस्थितियों में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का जो मान होता है वो होता है 3abc। अच्छा इसका क्यूब कीजिए, क्यूब करोगे तो यह हो जाएगा माइनस में एक क्यू, ये हो जाएगा आपका बी क्यू और ये हो जाएगा सी क्यू, 3abc है ना। यानी कितना हो गया आपका 3 गुना माइनस में ए गुना बी और गुना क्या हो जाएगा सी। अब सोल्व कर लीजिए, सबको उधर उधर ले जाइए, क्योंकि एक क्यूब पॉजिटिव उधर ले जाएंगे तो माइनस में प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में है वह माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और ये तो माइनस में है, इधर आपका लेफ्ट साइड 0 बच जाएगा। अब तो उल्टा लिख दिए, यानी यही आपसे पूछा गया था, एक क्यू माइनस बी क्यू माइनस में सी क्यू माइनस में 3abc बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर सी। बस इसको ध्यान रखिएगा कि जब ए प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो इन परिस्थितियों में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का जो मान होता है वो होता है आपका 3abc। देखिए एक त्रिभुज का 3 भुजा दिया गया, कहता त्रिभुज कैसा। देखो पहले हम बता देना चाहते हैं आपको कि अगर कोई त्रिभुज का हम चर्चा करें, समझिए बात को,
ए बी सी, इसका भुजा स्मॉल स्मॉल, इसमें सबसे छोटी भुजा ए, इससे बड़ा बी और इससे बड़ा सी, ऐसा भुजा को मिले। अगर भुजा के आधार पर, जैसे आप बचपन से सीखते आ रहे हैं, न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ये सब कोण के आधार पर आप जरूर जानते हो। न्यून कोण त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण का माप 90 से छोटा, राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जिसका एक कोण का मान 90 से ज्यादा 180 से कम, यह तो कोण के आधार पर आप जानते हो, भुजा के आधार पर। तो देखिए हमने इसे लिखा। अब ध्यान रखना, अगर बात किया जाए न्यून कोण त्रिभुज का, यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल का अगर जिक्र, इसमें ध्यान रखना कि अगर दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग अगर सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से बड़ा है, तब समझिए न्यून कोण त्रिभुज होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। दूसरा, राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान रखना, अगर दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए, तब समझिए राइट एंगल ट्रायंगल। और इसको तो आप बखूबी बचपन से जानते हो, पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। और तीसरा जो है आपका, वह है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इसमें ध्यान के रखना, अगर दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से छोटा हो जाए, तब समझिए वह ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। यह है भुजा के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज का जांच करना। इसमें क्या आपको देखने को मिला कि अगर दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से बड़ा हो जाए, वह न्यून कोण त्रिभुज होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, बराबर हो जाए समकोण त्रिभुज होगा, और छोटा हो जाए अधिक कोण त्रिभुज होगा। देखिए दो छोटी भुजा पर विचार कर लीजिए, 8 6 5, छोटी भुजा इसमें कौन दिख रहा है आपको, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, और एक तरफ लिखिए बड़ा वाला भुजा का स्क्वायर, कितना हो गया 8 का स्क्वायर, आपको खुद ब खुद पता लग जाए। अच्छा ये कितना हो गया 36, और 25 का जहां तक सवाल है 61 61, जबकि यह 64 है, तो यही बड़ा है। तो यहां पर आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग जो है सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से छोटा है। तीसरा कंडीशन, यानी अधिक कोण त्रिभुज होगा। कौन सा अधिक कोण त्रिभुज होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, अधिक कोण त्रिभुज होगा। यहां पर दो छोटी भुजा का वर्ग, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 36 प्लस में 25, यह हो जा रहा है 36 25 कितना होगा चेला 61 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर 64 छोटा है, यानी अधिक कोण त्रिभुज होगा। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। बात एक समानांतर चतुर्भुज का, पैरेललोग्राम का, पहले चर्चा कर लेते हैं समानांतर चतुर्भुज का। समानांतर चतुर्भुज कहने का मतलब वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो, बराबर हो, समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। इसका विकर्ण जो एक दूसरे को सबद्विभाजित करता है, इसके आमने सामने के कोण आपस में बराबर हुआ करते हैं। चलिए इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। चलिए तो इस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है, प्रश्न में कितना दे रखा है 392, 392। अब क्या कहता सुनो, उसका ऊंचाई कितना है? अरे भैया आधार ऊंचाई, देखो ऊंचाई को h मानते हो, इसका आधार जो है ऊंचाई का दुगना, बेस कितना हो जाएगा 2h, क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई। अच्छा दूध से काट लो, दूध से एक बार में 9 दूना 196, यानी h स्क्वायर बराबर हो गया आपका 196, यानी h बराबर रूट हो जाएगा 196 का कितना हो जाएगा आपका 14, यानी 14 मीटर आपका राइट आंसर है। 14 मीटर, कितना 14 मीटर। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा चेला? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक व्यापारी अंकित मूल्य को लागत मूल्य से 40% बढ़ाता है। चलिए लागत कीमत जो है व्यापारी का मान लेते हैं 100, 40% बढ़ाया, कितना बढ़ा करके रखा 140 रखा, बेचने के समय 25% डिस्काउंट दे दिया, यानी 25% डिस्काउंट पर बेचा, 75/100। कैलकुलेट कीजिए, 25 से 3 बार में, 4 बार में, 4 से काट लीजिए कितना बार में 35 बार में, 35 गुना 3 कितना में बेचा 105 में। सोचिए 100 रुपया का सामान था, 105 में बेचा, यानी उसको क्या हो जाएगा 5% का प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, नहीं 5% का लाभ हो जाएगा, मुनाफा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। 40% कीमत बढ़ाया था जरूर, लेकिन बेचने के समय 25% का डिस्काउंट देता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है मजदूरों का एक समूह किसी कार्य को 10 दिन में करने का आश्वासन देता है, लेकिन उसमें से 5 अनुपस्थित हो जाता है। यदि शेष मजदूर काम को 15 दिन में पूरा करते हैं तो मजदूरों की मूल संख्या, यानी जो आश्वासन दिया था कि हम काम को 10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, वह मूल संख्या मजदूरों का कितना था। आप एमडीएच मसाला जानते हो, और इस चैप्टर को अगर आप पढ़े होंगे, टाइमन वर्क के अंतर्गत आप पढ़े होंगे, या फिर कंपाउंड प्रोपोर्शन आप कह सकते हैं, है ना। बहुत सारे टीचर लोग इसको कंपाउंड प्रोपोर्शन के अंतर्गत पढ़ाते हैं, तो आप बिल्कुल ही पढ़े होंगे। आप जानते होंगे कि आदमी गुने दिन गुने घंटा को कहाँ रखा जाता है, ऊपर। एमडीएच, बाबा का नाम सुने ना, एमडीएच का प्रचार करते थे, बेचारा उनका हाल ही में निधन हो गया। यानी एमडीएच याद रखना कि एमडीएच के अलावा जो भी आता सब नीचे, आदमी गुने दिन गुने घंटा के अलावा सब नीचे। हाँ, कुछ और विशेष परिस्थितियां हैं जिसको ऊपर रखा जाता है, सब की चर्चा किया जाएगा जब भी आएगा। तो मजदूर का संख्या मान लेते हैं एक्स, मूल मजदूर का। अच्छा, कई दिन में काम करने का वादा किया था, 10 दिन में। 5 मजदूर नहीं आया तो कितना आया, एक्स माइनस में 5। शेष मजदूर काम को कई दिन में पूरा करता है, 15 दिन में। हमसे कहता मजदूरों की मूल संख्या क्या, मूल संख्या जिसको हमने एक्स माना, 5 से 2 बार में, 3 बार में, 2x बराबर, उधर घटा लीजिए, x बराबर 15। यानी मजदूरों का जो मूल संख्या है तो कितना हो जाएगा चेला, 15 हो जाएगा। कितना, 15। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। कहता है परीक्षा में एक छात्र को कतिपय किसी यानी किसी संख्या का 3/14 निकालने को कहा गया। क्या निकालने को कहा गया, 3/14। लेकिन गलती से वो निकाल कितना लेता है, 3/4। यही तो है, एलसीएम 28, 2:7। यानी सही उत्तर लाना था 2, ले लाया 7। और इनाम स्वरूप उत्तर सही उत्तर से कितना ज्यादा लाता है, 150। 150 ज्यादा लाता है, जो 5 यूनिट का मान है। 1 यूनिट का निकाल लीजिए। अब आपको संख्या बताना, किसी एक स्थिति का आप आंसर निकालो। आप सही उत्तर निकाल लो, यह सही आंसर है। संख्या का 3/14 जो निकालने के लिए कहा गया वह निकल के आ गया। लेकिन हमसे यह नहीं पूछा, संख्या पूछा, तो यह संख्या का 3/14 उल्टा गुना कर लीजिए, यानी 14/3 से। 5 तरीके 15, 10 बार में काट लीजिए। 14 गुना 2, 28 गुना 10, यानी कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 280। कितना, 280 आपका राइट आंसर होगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका बिल्कुल ही राइट है। किसी एक स्थिति का उत्तर निकाल लीजिए, या तो सही वाला निकालिए तो गलत वाला। अगर गलत निकालते 7 यूनिट तो संख्या का 3/4 था, उल्टा गुना कर लेते 4/3 से। अगले सवाल की ओर हम बढ़ जाते हैं। कहता 2 स्टेशन से एक दूसरे की ओर चलने वाली 2 गाड़ियां एक ही समय पर चलकर जो है एक स्थान पर मिलने के बाद 8 घंटा 18 घंटा लेकर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। पहली गाड़ी का स्पीड 60 है। दूसरा, आपको एक रिलेशन हम बताए हैं कि अगर 2 गाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले और रास्ते में मिलने के बाद गंतव्य पर पहुंचने का समय दिया जाए, रिलेशन याद रखना चाहिए, v1/v2 बराबर में √T2/T1। यह रिलेशन आप याद रखें। इसका इस्तेमाल कब करेंगे, जब 2 गाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले, रास्ते में मिलने के बाद गंतव्य पर वाला समय दिया जाए, तो इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, पहला गाड़ी का स्पीड कितना है, 60। दूसरा का स्पीड निकालना है, v2 मान लीजिए, T2/T1 √T2। दूसरा टाइम, दूसरा का 18, 8, 9, 4, 3/2। 3 से काट लीजिए, कितना बार में, 20 बार में। यानी जहां तक v2 का सवाल है, यह कितना हो जाएगा आपका, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर सी। इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब 2 गाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाए, रास्ते में मिलने के बाद गंतव्य पर वाला समय दिया जाए। अगले प्रश्न पे आइए। कहता 20 मीटर 14 मीटर ऊंचाई का 2 खंभा ऊपरी सिरों को जो है एक तार से जोड़ा गया है। यदि तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो हमसे कहता तार का लंबाई बताइए। देखिए 2 खंभा है, यह खंभा का ऊंचाई जो है यह हो गया 14। दोनों खंभों के शीर्ष को जो है एक तार से जोड़ा जाता है। तार का लंबाई आपसे पूछा, देखो यह 14, 20 में से 14 गया, कितना हो जाएगा, 6।
और ये तार जो है धरातल क्षैतिज के साथ जो है कितना डिग्री कोण बनाता है, 30 डिग्री का क्षैतिज के साथ। तो हमसे कहता तार का लंबा, यही तो तार है, यही तार है, सिंपल सा बात है। लंब मालूम है, क्या निकालना है, कर निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है, तो साइन का प्रयोग करना होगा। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, यानी लंब और कर्ण के बीच का रेशियो 1:2, यानी लंब अगर 6 तो इसका दुगना कितना हो जाएगा, 12 मीटर में है तो 12 मीटर, यही आपका तार का लंबाई हो जाएगा 12 मीटर। कितना हो जाएगा 12 मीटर। तो सिंपल सा सोच लिए, लंब मालूम था, कर निकालना है, कौन से ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का इस्तेमाल किया जाए, तो साइन का, क्योंकि लंब और कर्ण का रिलेशन साइन और कोसेक दर्शाता है। साइन 30 1/2, यानी कर्ण लंब का दुगना 12 मीटर। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। कहता 7/9, 14/15 और 21/10 कौन कौन सा फ्रैक्शन है। 7/9, 14/15, 21/10, इसका HCF बताना है। देखो भिन्नों का जो मस होता है वो क्या होता है, ऊपर का मस और नीचे का लस। आप फ्रैक्शन ऑफ एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, HCF ऑफ फ्रैक्शन जानते होंगे। भिन्न का लस, भिन्न का मस, अगर लसा निकालना है तो ऊपर का लसा नीचे का मस, मसा निकालना है तो ऊपर का मसा नीचे का लसा, यानी जो निकालना होता है उसके ऊपर वही काम किया जाता है। यानी आप लिख सकते हैं 7, 14, 21 का HCF। नीचे देखिए 9, 15, 10 का LCM। HCF का मतलब सब में सबसे बड़ा कॉमन टर्म 7, 14, 21 का HCF कितना हो जाएगा, यह सब में क्या कॉमन दिख रहा है 7। LCM सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या। 9, 15, 10 का LCM कितना हो जाएगा 90। सब निकालने की कोई आवश्यकता नहीं। 7/90 कितना, 7/90। ऐसा नहीं बचपना वाला हरकत करना शुरू करो, LCM निकालना शुरू करो, ये सब सोचिए। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या। जबकि HCF का मतलब होता है सबको काटने वाला सबसे बड़ी संख्या। 20 नंबर आ जाओ। कहता है और भी स्वर्ण और कॉपर के धातुओं को क्रमशः जो है 7:2, 7:11 के अनुपात में मिश्रित करके तैयार किए गए 2 मिश्र धातु हैं। यदि मिश्र धातु की समान मात्रा को तीसरे मिश्र धातु C, यहां बचाने नहीं बनाने होना चाहिए, C बनाने के लिए अगर मिलाया पिघलाया जाए तो C में स्वर्ण और कॉपर के बीच कुछ नहीं, दोनों का स्वर्ण एक साथ जोड़ लो। पहला वाला में स्वर्ण कितना हो गया 7/9, अच्छा दूसरा में कितना हो गया 7/18। सबका कॉपर निकाल लीजिए। पहला वाला में कॉपर 2/9 और दूसरा वाला में कितना हो गया आपका 11/18। चलिए LCM 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, 7 कितना हो गया आपका 21। यहाँ आ जाइए, ये हो गया 4, 11 कितना 15, यानी 7 के 21, 5 के 15, यानी 7 कितना 5, कितना 7:5। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। यानी अगर दोनों मिश्र धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर मिश्र धातु C बनाने के लिए अगर पिघलाया जाए तो उसमें जो है स्वर्ण और कॉपर का रेशियो कैसा होगा, तो 7:5 होगा। बस दोनों का स्वर्ण एक साथ, दोनों का कॉपर एक साथ। चलिए अब चलते हैं रीजनिंग के प्रश्न में। और पहला प्रश्न जो आपको दिख रहा है रीजनिंग का 21 नंबर, यह सिलॉक का प्रश्न यानी साइलोलिज्म का प्रश्न है, पढ़े होंगे। कुछ कोड रहस्य हैं, सभी रहस्य पहेली हैं, इसके आधार पर स्टेटमेंट है, दोनों इसके आधार पर 2 कंक्लूजन दे रखा है। सभी रहस्य कोड है, कम से कम कुछ पहेली कोड है। देखो कम से कम का तो कोई ताल्लुकात ही होता नहीं, इसको कोई मतलब नहीं, सभी रहस्य कोड है। रहस्य और कोड इसी में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन यहां रहस्य पार्टिकुलर सेंस में यूनिवर्सल सेंस पूछा, इसलिए क्या हो जाएगा गलत है। बस दिमाग से खेलिए। कुछ पहेली कोड है, पहेली यहां कोड है, रहस्य मीडिएटर, एक जगह पार्टिकुलर एक यूनिवर्सल, कटेगा। पार्टिकुलर पार्टिकुलर चाहिए, बिल्कुल मिल जा रहा है। अफर्मेटिव 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 है, यह सही है। दूसरा केवल दूसरा अनुसरण करता है, कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बस अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सीरीज का प्रश्न है, देखिए ना, यहां आपको क्या दिख रहा है, दुगना करके 1 जोड़ा, अब की बार आपको क्या दिखा, दुगना करके 2 जोड़ा, 64 गुना 3 67, 3 जोड़ा। यही पर वाला पूछा गया तो दुगना करके 4 जोड़ेंगे। सोच लीजिए 67 गुना 2 134 प्लस में 4, यानी यहां पर क्या होना चाहिए 138 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 138। कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। सीरीज का प्रश्न था,
सीरीज को पकड़ लीजिए, दुगना करके एक जोड़ा, दुगना करके दो, दुगना करके तीन, दुगना करके चार, 134 प्लस में 4 138। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ जाते हैं। ये देखो अल्फाबेट सीरीज है। ए लिखा तो ए के साथ में उसका अपोजिट लेटर जेड का प्रयोग किया गया, बी लिखा उसके साथ में उसका अपोजिट लेटर वाई, सी एक्स डी डब्ल्यू सबका अपोजिट, तो ए बी सी डी। अब की बार बारी किसका, बारी ई का। ई का उल्टा क्या होता है, भी नहीं, उल्टा निकालने के लिए अब 27 में से घटा भी सकते हैं, तो ई का 5, 27 में से 5 गया 22। अब लास्ट लेटर का रिलेशन देखिए, एन 14 पी 16 दो बढ़ा के लिखा, 16 दो 18 दो बढ़ा के लिखा, फिर 18 दो 20, तो हम भी दो बढ़ा के लिखेंगे लास्ट वाला, 20 और दो 22, 22 में फिर भी, यानी यह उत्तर आएगा ई डबल भी, ई डबल भी। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है 80 लड़कों की कक्षा में लड़के का योग्यता श्रेणी में जो है ऊपर से, यानी सफल हुए विद्यार्थियों में जो है एक लड़का का जो है ऊपर से 43वां स्थान है 43, नीचे से आप जानते होंगे रैंकिंग में टोटल बराबर क्या होता है, P1 प्लस P2 माइनस में 1, यही होता है ना। इसी के आधार पर अब देखिए आपको टोटल दे रखा, एक पोजीशन भी दे रखा, दूसरा निकालो, P2 बराबर ये रहेगा टोटल माइनस में P1 का मान कितना हुआ 43, अच्छा P2 बराबर टोटल माइनस एक जोड़ दीजिए इसमें, 37 प्लस में एक कितना हो जाएगा आपका 38, 38वां आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा 38, 38वां। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा चला, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की ओर हम बढ़ जाते हैं और यह आखिरी प्रश्न है आज के मॉक टेस्ट का। कहता क्या है सुन लीजिए, कहता यदि वास्तविक समय 9:27 हो रहे हैं तो दर्पण प्रतिबिंब में जो है क्या समय दिखेगा। देखो वास्तविक समय प्लस में दर्पण का समय जो होता है दोनों मिला के बचता है 12, क्या बचता है 12, 12 को आप क्या लिख सकते हो 11:60, दोनों का जोग होता है, इसमें एक समय घटा लीजिए दूसरा आ जाएगा, वास्तविक समय घटा लीजिए 9:27, यहां कितना हो जाएगा आपका 33, यानी 2:33 आपका राइट आंसर, 2:33 कौन हो जाएगा 2:33, 60 में 27 गया 33, 11 में 9 गया 2:33 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। दर्पण का समय प्लस में वास्तविक समय बराबर में 12 बचता है, 12 बजे में घटा लीजिए 9:27 का उत्तर हो जाएगा 2:33। तो यह था आपका मॉक टेस्ट नंबर 7। समझ लीजिए कितना फायदेमंद है आपके लिए, हर एक एग्जाम के लिए। हम बोले ना कि आपको अलग से मैथ्स रीजनिंग में कुछ भी करने का नौबत नहीं होगा, बिल्कुल आप इसी के माध्यम से एग्जाम में गर्दा उड़ा दीजिएगा, सेकंडों में प्रश्न बना के आओगे, उसके बाद कहोगे हाँ गुरुजी बिल्कुल आपने सही बोला था, और वैसा ही करेंगे साहब। बिल्कुल आप केवल जुड़े रहिए ना, आप केवल कंटिन्यूटी काम कीजिए, और आप चला मेरे लिए बस इतना कीजिए कि जितने आपके दोस्त मुहिम हैं सभी के पास आप जो लोग जो है ना बिल्कुल शेयर करते रहिए, कोर्स के बारे में बताइए, है ना कि सर का ऐसा कोर्स, अगर आपको बढ़िया लगता हो तो, नहीं बढ़िया लगता है तो शेयर करने की कतई आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि आप फंस चुके तो अगला को क्यों फंसाओगे। लेकिन अगर आपको बढ़िया लगता है कि नहीं यह मेरे रिजल्ट में सार्थक बनने वाला है, तो बिल्कुल सभी लोग को बताइए, और थोड़ा मेरा प्रचार प्रसार करना तो आप ही लोग के हाथ में है। और फिर हम लोग कल अगले मॉक टेस्ट के साथ जुड़ेंगे, तब तक विदा लेते हैं, जय हिंद।